अभी पाकिस्तान में एक नए डिफेंस गठजोड़ को लेकर बड़ी उम्मीदें बांधी जा रही हैं। हिसाब ये लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की साथ हैं, तो अब पाकिस्तान की ताकत अपने आप कई गुना बढ़ गई। लेकिन बीच में ईरान आ गया और उसने पूरा हिसाब ही गड़बड़ा दिया। तेहरान की तरफ से जो बात सामने आई है, उसके बाद सवाल ये नहीं रह गया कि 3 देश साथ आ गए हैं। सवाल ये है कि जरूरत पड़ने पर ये तीनों एक दूसरे के लिए जाएंगे आखिर कितनी दूर। और यही चीज पाकिस्तान में शायद कोई ज्यादा जोर से नहीं पूछना चाहता। आज इसी की परत खोलेंगे कि ईरान ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे इस नए रक्षा गठजोड़ को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। उधर एक मामला अमेरिका के साथ भी फंस गया है। वहां भारत ने बिना ज्यादा घुमाए अपना हिसाब साफ कर दिया है। हमारे फैसले हमें लेने दीजिए। और चीन को जवाब भाषण देकर नहीं, इस बार अरुणाचल प्रदेश में जमीन पर कुछ बदलाव करके दिया गया है। तो आज तीनों खबरों में एक चीज कॉमन है, सामने वाला कुछ और चाहता है और भारत अपना हिसाब अपने तरीके से चला रहा है। चलिए शुरुआत उसी डिफेंस वाले खेल से करते हैं, क्योंकि ईरान की एंट्री के बाद इसमें कहानी वैसी बिल्कुल नहीं बची जैसी पाकिस्तान में सुनाई जा रही है। उससे पहले यकीन मानिए दोस्तों, आपका किया हुआ एक लाइक हमारी दिन रात की मेहनत को सफल बना देगा। तो कृपया दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पहले इस नए डिफेंस पैक्ट का खेल समझिए, क्योंकि पाकिस्तान में इसे लेकर जितना शोर हो रहा है, मामला उतना सीधा है नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने आखिरकार मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर इसका खाका तैयार हो रहा था और अब इसे बाकायदा सामने ला दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इसकी एक शर्त की हो रही है। कहा गया है कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी दोनों उसे अकेला छोड़कर किनारे नहीं बैठेंगे। यानी खतरा एक पर आया तो मामला तीनों का माना जाएगा। अब जाहिर सी बात है, भारत में भी बहुत लोगों के दिमाग में पहला सवाल यही आएगा, भाई फिर कल पाकिस्तान भारत से भिड़ गया तो क्या सऊदी अरब और तुर्की भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएंगे? पहली नजर में सुनकर चिंता होना लाजिमी है, क्योंकि अभी तक भारत को पाकिस्तान का हिसाब देखना पड़ता था। अब नाम के साथ 2 देश और जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा मजेदार मोड़ है। भारत से लड़ाई होगी या नहीं, वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं है। उससे पहले ईरान ने इनके सामने हिसाब की कॉपी खोलकर रख दी है, क्योंकि इस समझौते का असली दम चेक करने के लिए किसी भविष्य के भारत पाकिस्तान युद्ध का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जो हालात बने हुए हैं, वहीं इस नए पैक्ट का पहला असली टेस्ट सामने आ सकता है। कागज पर लिख देना बहुत आसान है कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला, लेकिन जब सच में किसी एक दोस्त के लिए अपना नुकसान उठाकर सामने खड़े होने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि भाईचारा कितना गहरा है। और ईरान ने अपने बयान में इसी जगह ही उंगली रख दी है। मतलब पाकिस्तान अभी भारत तक का हिसाब लगा रहा था और उधर तेहरान ने लगभग ये पूछ लिया, भारत को बाद में देख लेना भाई, पहले ये बताओ हमारे सामने तुम्हारा ये नया डिफेंस पैक्ट चलता कैसे है। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। भारत ने भी इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान ने जो कहा है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से इस नए गठजोड़ की असली परीक्षा शुरू होती है। अब आते हैं ईरान के जवाब पर, क्योंकि यहां से मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। तीनों देशों ने समझौते पर दस्तखत किए ही थे कि उधर ईरान से पहला रिएक्शन आ गया, और ये कोई इधर उधर की टिप्पणी नहीं थी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन से जुड़े इब्राहिम रेजाई ने सीधे इस समझौते पर बात की। अब सऊदी अरब के दिमाग में एक हिसाब ये भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में हालात जिस तरह बिगड़े हैं और ईरान के साथ उसका तनाव जिस स्तर तक पहुंचा है, ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को सुरक्षा के मामले में साथ रखने से उसके हाथ थोड़े मजबूत होंगे। लेकिन ईरान ने जवाब में लगभग यही कहा, भाई 2 देशों के साथ कागज पर दस्तखत कर लेने से जमीन पर सुरक्षा नहीं मिल जाती। रेजाई ने इस पूरे समझौते को एक तरह का कागजी बंदोबस्त बताया। उनका कहना था कि सऊदी अरब अगर ये मान रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ ऐसा समझौता कर लेने भर से उसकी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी, तो उसे अपनी सोच दोबारा देखनी चाहिए। और इसके लिए ईरान ने अमेरिका का उदाहरण भी सामने रख दिया। कहा गया कि सऊदी अरब ने सालों तक अमेरिका के साथ बहुत करीबी सुरक्षा संबंध रखे। अमेरिका ने उससे अपने फायदे भी लिए, लेकिन जब बात सऊदी अरब को पूरी सुरक्षा देने की आई, तब भी वो व्यवस्था हर खतरे को रोक नहीं पाई। तो ईरान का सवाल सीधा है, जब अमेरिका जैसा देश तुम्हारी सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं बन पाया, तो सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के नाम जुड़ जाने से अचानक सब कुछ सुरक्षित कैसे हो जाएगा? और आखिर में सऊदी अरब को सलाह भी दे दी गई कि अपनी सुरक्षा के लिए हर बार नया सहारा ढूंढने से बेहतर है अपनी नीतियों पर दोबारा सोचो, ताकि कल किसी दूसरे देश के सामने सुरक्षा के लिए हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए। यानी तीनों देशों ने अपना नया डिफेंस पैक्ट दुनिया के सामने रखा और ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया लगभग यही रही, ठीक है
समझौता कर लिया, लेकिन हमें कागज नहीं, जमीन पर उसका दम दिखेगा तब बात करेंगे। अब मजेदार बात यह है कि ईरान यहीं नहीं रुका। अब जरा यहाँ एक मजेदार सवाल पूछिए, अगर ये समझौता इतना ही मजबूत है कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला, तो इसका ट्रायल पहले ही हो चुका है ना, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती आज की नहीं है। सितंबर 2025 में दोनों आपसी रक्षा समझौता कर चुके थे। फिर सऊदी अरब पर हमले हुए, 3 लोगों की जान गई, 23 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामला सिर्फ इधर उधर मिसाइल गिरने तक भी नहीं रहा। सऊदी अरेमको के तेल ठिकानों से लेकर प्रिंस सुल्तान एयरबेस, रडार और दूसरी सैन्य सुविधाओं तक को निशाना बनाया गया। तेल का काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, सप्लाई बिगड़ी और नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंचने की बात सामने आई। अब समझौते वाला नियम लगाइए, सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। तो पाकिस्तानी सेना ईरान से लड़ने कब गई थी? नहीं गई। यही तो पूरा पेंच है भाई। कागज पर लाइन लिख देना आसान है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, लेकिन जिस दिन सामने सच में मिसाइल उड़ रही हो, उस दिन हर देश पहले अपनी जेब, अपनी सेना और अपना नुकसान देखता है। इसीलिए ईरान इस नए समझौते को ज्यादा भाव देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। इब्राहिम रिजाई ने इसे पेपर एग्रीमेंट कहा है, तो ईरान का हिसाब लगभग यही है। पहले जो वादा किया था वो तो जमीन पर दिखा नहीं, अब उसमें तुर्की का नाम और जोड़ देने से हमारे लिए क्या बदल गया? और अगर आने वाले दिनों में ईरान सऊदी तनाव फिर बढ़ता है, तब इस समझौते की परीक्षा अपने आप हो जाएगी। देखेंगे पाकिस्तान क्या करता है, तुर्की क्या करता है, और सबसे जरूरी, क्या दोनों सच में सऊदी अरब के लिए ईरान से भिड़ने का जोखिम लेते हैं या फिर फोन करके हम आपके साथ हैं बोलकर मामला निपटा देते हैं। अब भारत पर आइए, यहाँ भी प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के सामने सवाल रखा गया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस नए समझौते को भारत कैसे देखता है। अब अगर नई दिल्ली इसे बहुत बड़ा खतरा मान रही होती तो लंबा चौड़ा जवाब आता, लेकिन जवाब लगभग इतना सा था, मामले पर नजर है, देख रहे हैं, आगे जरूरत होगी तो बताएंगे। बस मतलब पाकिस्तान में चाहे इसे लेकर जितने ढोल बजें, भारत अभी कुर्सी छोड़कर भागने वाला नहीं है। पहले नई दिल्ली भी देखना चाहती है कि ये चीज असल में डिफेंस अलायंस कितनी है और फोटो समझौता कितनी। इसी टाइमिंग पर एक और चीज हुई, प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत। बस फिर क्या था, दोनों घटनाएं आसपास हुईं और कुछ लोगों ने तुरंत 2 और 2 जोड़कर 5 बनाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि इजराइल को पहले से पता था कि ये तीनों समझौता करने जा रहे हैं, इसलिए नेतन्याहू ने मोदी को फोन किया होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए कहानी बनाकर उसे खबर बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन भविष्य का एक हिसाब जरूर समझ आता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच कभी दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति बनती है और तुर्की पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन या दूसरी सैन्य मदद बढ़ाता है, तो भारत के लिए इजराइल की अहमियत जाहिर तौर पर और बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी वही फर्क याद रखिए, हथियार भेजना अलग बात है और अपने सैनिक भेजकर भारत से लड़ना अलग। तो अब सवाल मैं आपसे छोड़ता हूँ, मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान फिर भिड़ जाते हैं, क्या आपको सच में लगता है कि इस समझौते के नाम पर सऊदी सैनिक और तुर्की की सेना पाकिस्तान के लिए भारत के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, या फिर हमेशा की तरह मदद, हथियार, पैसा, बयान और फोन कॉल तक ही रहेगी? कमेंट में अपना हिसाब जरूर बताइएगा। अब अमेरिका वाला मामला भी सुनिए, क्योंकि यहाँ भारत ने ज्यादा लंबा भाषण नहीं दिया, सीधे वहीं बात रखी जहाँ रखनी थी। कुछ दिन पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन रिले मूरी ने भारत के FCRA कानून को लेकर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि विदेश से आने वाली फंडिंग पर भारत जिस तरह नियम सख्त कर रहा है, उससे खास तौर पर ईसाई संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पर भारत का जवाब आया है और विदेश मंत्रालय ने लगभग साफ कर दिया, भाई हमारे देश में कौन सा कानून बनेगा, ये फैसला वॉशिंगटन में नहीं होगा। FCRA भारत का कानून है, इसे लेकर क्या नियम रखने हैं, विदेशी पैसा किस रास्ते से आएगा, उसकी जांच कैसे होगी और संसद उसमें क्या बदलाव करेगी, ये भारत का अंदरूनी मामला है और फैसला भी भारत की संसद ही करेगी। ऊपर से भारत ने अमेरिका को उसी के उदाहरण से जवाब दिया। कहा गया कि विदेश से आने वाले पैसे को लेकर नियम सिर्फ भारत थोड़ी बनाता है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में विदेशी फंडिंग को लेकर अपने कानून, अपनी जांच और अपनी पाबंदियां हैं। तो फिर भारत वही काम करे तो अचानक परेशानी क्यों? सीधा सा हिसाब है, आप अपने देश में बाहर से आने वाले पैसे का हिसाब मांग सकते हैं, तो भारत भी मांग सकता है। और अगर किसी संगठन के पास विदेश से पैसा आ रहा है, तो भारत ये पूछेगा ही कि पैसा कहां से आया, किस काम के लिए आया और इस्तेमाल कहां हो रहा है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेसमैन की टिप्पणी पर भारत का जवाब बहुत नप्पा-तुला जरूर था, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। सलाह अपनी जगह रखिए, भारत की संसद को भारत का कानून बनाने दीजिए। अब चीन वाली खबर थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ ना कोई मिसाइल चली है, ना बॉर्डर पर नया झगड़ा हुआ है।
खेल सिर्फ नामों का है, लेकिन संदेश काफी बड़ा है। हुआ यह है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगने वाले इलाके की 27 जगहों के नाम भारत ने अब बाकायदा तय करके अपने आधिकारिक रिकॉर्ड और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में डाल दिए हैं। अब आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इनमें कई वही इलाके हैं जिनके ऊपर चीन समय समय पर अपने मन से चाइनीज नाम चिपकाकर लिस्ट निकालता रहता है। तो भारत ने इस बार बहस करने के बजाय अपना काम कर दिया।